नमस्कार दोस्तों। मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति ने ट्रांसफर पॉलिसी 2021 के तहत अपने कर्मचारियों के ट्रांसफर यानी कि 2024 में स्थानांतरण के लिए ट्रांसफर गाइडलाइंस 2024 जारी कर दिया है। तो आपके मन में भी यह प्रश्न जरूर ही उठ रहा होगा कि आखिर इस ट्रांसफर गाइडलाइन 2024 में क्या है और कौन सी बड़ी बातें कही गई है। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम इस ट्रांसफर गाइडलाइन 2024 को एनालिसिस करने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इस ट्रांसफर गाइडलाइन 2024 में क्या है और कौन सी बड़ी बातें कही गई है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं इसे डिटेल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ट्रांसफर गाइडलाइन 2024 नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा 15 नवंबर 2023 को जारी किया गया है। और सबसे पहले जो आप यहाँ देख रहे हैं कि पैरा वन में नवोदय विद्यालय समिति ने अपने पावर के बारे में बताया गया है कि ट्रांसफर पॉलिसी में चेंज करने का अधिकार एनबीएस कमिश्नर के पास में है। अगर किसी तरह का इम्बैलेंस होता है या कहीं भी इंटरफेयर करने की जरूरत होती है तो उसके लिए रूल बनाने का अधिकार नवोदय विद्यालय समिति के कमिश्नर के पास में है और ऐसा ट्रांसफर पॉलिसी में भी है। और दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ दो पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले नवोदय विद्यालय समिति ने प्रॉब्लम का एनालिसिस दिया है। तो यहाँ ए और बी, तो इस तरह से कह सकते हैं कि इस ट्रांसफर गाइडलाइन में दो बड़ी बातें कही गई है। तो दो बड़ी बातें क्या है, तो सबसे पहले तो दोनों समस्या क्या है, दोनों प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। नवोदय विद्यालय समिति का तर्क क्या है। तो यहाँ एम देख सकते हैं, नवोदय विद्यालय समिति ने कहा है कि नवोदय विद्यालय में यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो फीमेल स्टाफ की संख्या है वह 32% के आसपास है। लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह बहुत ही अनइवन है, यानी कि अनइक्वल है। कहता है कई सारे जनभी में जो फीमेल टीचर की संख्या है काफी ज्यादा है और कई सारे ऐसे जैन भी हैं जहां पर इसकी संख्या काफी कम है, यानी कि जो मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर है उससे भी कम है। और इसके कारण कहता है कि फीमेल टीचर के कमी के कारण जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और रेजिडेंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है या हाउस सिस्टम है उसे चलाने में परेशानी हो रही है। अब यहाँ जो बातें कही गई है, यहाँ देख सकते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति का कहना है कि यह नवोदय विद्यालय समिति का ड्यूटी है कि अगर स्कूल का जेन्युइन कंसर्न है तो उसे एड्रेस करना, यानी कि उसका निवारण करना। अब यहाँ कहता है कि गर्ल्स स्टूडेंट्स जो हैं उनको अलग अलग तरह के सॉरी करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटी में शामिल होना होता है। गर्ल स्टूडेंट्स को जो है अदर स्टेट यानी कि माइग्रेशन पॉलिसी के तहत जो है गर्ल्स स्टूडेंट को ये स्कॉट करना जरूरी होता है। या फिर जो ओवरऑल नर्चरिंग होता है जिसमें पेरेंटल अप्रोच है, काउंसलिंग ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, यानी कि जो एडोलेसेंट गर्ल है उसे काउंसलिंग करने की जहाँ तक जरूरत है तो कहता है इसके लिए मिनिमम नंबर होना जरूरी है। लेकिन कई सारे जन भी ऐसे भी हैं कि वहाँ इसकी संख्या जो मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर है उससे कम है। और नवोदय विद्यालय समिति ने कहा है कि हर एक साल नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट या फिर प्रमोशन के थ्रू फीमेल टीचर की पोस्टिंग करती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वहाँ जो है सो जो मिनिमम 8 होनी चाहिए 8 से भी कम हो जाता है। कहता है कि हर एक जेएनवी में जो फीमेल स्टाफ है फीमेल टीचर है उसकी संख्या कम से कम 8 होनी चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2 हाउस मिस्ट्रेस चारों हाउस के लिए जरूरी होता है, तो टोटल नंबर 8 होना चाहिए। लेकिन कहता है कि एनुअल ट्रांसफर ड्राइव के बाद इसकी संख्या कम हो जाती है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पहली बात तो है जो फीमेल टीचर्स हैं वो हार्ड और डिफिकल्ट जेएनवी के लिए अप्लाई ही नहीं करते, वहां जाना ही नहीं चाहते। या फिर ऐसे भी जेएनवी हैं जो रिमोट लोकेशन में है तो वहां जाना नहीं चाहते हैं, उस जेएनवी को ऑप्ट नहीं करते। तो इसके कारण क्या होता है कि बट नंबर्स ऑफ फीमेल टीचर्स कंटिन्यू टू फॉल। और कहता है कि ये जो है धीरे धीरे कम होते रहता है। और जो फीमेल स्टाफ है वो धीरे धीरे वहां से ट्रांसफर लेके चले जाते हैं। और इसके पीछे कई तरह का वजह हो सकता है, लोकेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन डिसएडवांटेज हो सकता है। तो कारण जो भी हो
कई सारे ऐसे जन भी हैं जहां फीमेल स्टाफ की संख्या काफी कम है, या तो वहां जाते नहीं या फिर ट्रांसफर लेके चले जाते हैं एनुअल ट्रांसफर ड्राइव में। और दूसरी बड़ी बात कही गई है कि जहां तक मोबिलिटी की बात है, माने एम्प्लॉय की मोबिलिटी की बात है, एक जनवी से दूसरे जनवी में जाने की बात है ट्रांसफर पर, तो कई सारे ऐसे भी कर्मचारी हैं जो हर एक साल कंसेक्यूटिव ईयर में ट्रांसफर लेते रहते हैं। और जिसके कारण क्या होता है कि जो 2 वर्ष का जो मैंडेटरी लॉकर पीरियड रखा गया है उसको bypass करते हुए ट्रांसफर लेते रहते हैं। और इसके कारण जेएनवी में क्या होता है, इनस्टेबिलिटी और इम्बैलेंस का माहौल बना रहता है। यानी कि जो स्टाफ पोजीशन की बात है तो उसमें इनस्टेबिलिटी आती है, फिर जो स्टाफ का स्ट्रेंथ है उसमें इम्बैलेंस होता है। और इसके कारण जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, तो जो रेजिडेंशियल स्टूडेंट है तो उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और जो विद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन है वह भी इनस्टेबल होता है, वह भी डिस्टर्ब होता है। तो कहता है कि इसके कारण जो beside this it has also gone against the basic intent of administrative transfer where employees have been given transfer to keep them away from their stations to stabilize the situation। कहता है कि यह जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर है उसके भी खिलाफ है। तो दो तरह की समस्या नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं ए और बी में बताया गया है। पहले फीमेल स्टाफ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा चीज है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ स्टाफ, यानी कि कई सारे ऐसे भी स्टाफ है जिनके लिए 2 इयर्स का मैंडेटरी लॉकिंग पीरियड लागू नहीं किया गया है। तो ऐसे कर्मचारी हर एक साल ट्रांसफर लेते रहते हैं, और जिसके कारण इनस्टेबिलिटी का माहौल बना रहता है। और स्टाफ की जो संख्या है उसमें इम्बैलेंस होता है। अब इसे एड्रेस करने के लिए नवोदय विद्यालय समिति ने क्या कहा है, पहले तो प्यारा का हवाला दिया है जिस जिस रूल के तहत नवोदय विद्यालय समिति के कमिश्नर के पास में यह अधिकार है, इंटरफेयर करने का, रिमीडिएशन करने का अधिकार है, और नए नए रूल बनाने का अधिकार है। तो यहाँ जो पैरा 10 और पैरा 11 की बात की गई है, तो यह पावर के बारे में की गई है। और यह ट्रांसफर पॉलिसी 2021 का कोटेशन है जो कि उसमें लिखा हुआ है। अब बात करते हैं सबसे पहले फीमेल स्टाफ के बारे में। फीमेल स्टाफ के बारे में कहा गया है कि हर एक जेएनवी में 2 सैंक्शनड पोस्ट है। अब वहां पर क्या है, जैसे टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथमेटिक्स और रीजनल लैंग्वेज टीचर की है। अब इसमें से कहता है कि अब एक जो उसमें से पोस्ट होगा वो एक्सक्लूसिवली फॉर फीमेल होगा। इसे आप रिजर्वेशन कर सकते हैं, रिजर्वेशन ट्रांसफर भी कर सकते हैं, कि अब एक सीट पर जो ट्रांसफर होगा कम से कम एक सीट पर वो फीमेल स्टाफ का होगा। और इसके लिए यहाँ पर अलग अलग नियम बताया गया है। पहला देख सकते हैं कि इफ वन पोस्ट इज ऑक्युपाइड बाय मेल, अदर पोस्ट इफ एक्चुअल डीम्ड वैकेंट शैल बी ईयर मार्क फॉर फीमेल। मान लीजिए किसी जेएनवी में 2 सीट है, किसी टीजीटी का 2 पोस्ट है वहां पर, और एक पोस्ट पर मेल टीचर पहले से है। अगर दूसरा वहां पर एक्चुअल या डीम्ड वैकेंट होता है तो वह रिजर्व होगा फीमेल के लिए। और क्रॉस बी देखिए, इफ वन पोस्ट इज ऑक्युपाइड बाय फीमेल, अदर पोस्ट इवन इफ वैकेंट एक्चुअल डीम्ड शैल बी केप्ट ओपन फॉर ऑल। यानी कि किसी जनवी में मान लीजिए कि पीजीटी का 2 पोस्ट है और एक पोस्ट पर फीमेल स्टाफ पहले से ही है, तो दूसरा पोस्ट सभी के लिए ओपन होगा। यानी कि उस पर मेल टीचर भी उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल टीचर भी अप्लाई कर सकते हैं। और सी देख सकते हैं कि बोथ द सीट्स आर वैकेंट्स, वन पोस्ट एक्चुअल डीम्ड शैल बी ईयर मार्क्ड फॉर फीमेल एंड अदर पोस्ट एक्चुअल डीम्ड बी केप्ट ओपन फॉर ऑल। यानी किसी जेएनवी में अगर 2 पोस्ट है, टीजीटी का 2 पोस्ट है, तो दोनों ही अगर वैकेंट है तो इस केस में एक जो एक्चुअल या डीम्ड होगा ये फीमेल के लिए सुरक्षित रखा जाएगा, और दूसरा पोस्ट सभी के लिए ओपन होगा। यानी कि मेल या फीमेल कोई भी टीचर उस एक्चुअल या डीम्ड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और डी देख सकते हैं, in existing situation, if both the posts are occupied by male, the one post which gets vacant, actual or deemed earlier shall be declared for female। मान लीजिए किसी जेएनवी में किसी टीजीटी का 2 पोस्ट है और दोनों पोस्ट पर ही मेल टीचर वहां पर है, तो कहता है कि भविष्य में जो भी एक्चुअल या डीम्ड होगा तो वह ऑलरेडी रिजर्व हो जाएगा किसके लिए, फीमेल के लिए। यानी कि उस पोस्ट के लिए फीमेल टीचर अप्लाई कर सकते हैं, मेल टीचर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ ई देख सकते हैं, इन द इवेंट ऑफ सैंक्शनिंग द पोस्ट सैंक्शनड अर्लियर शैल बी डेजिग्नेटेड फॉर फीमेल एंड द सब्सिक्वेंट पोस्ट बी डिक्लेयर्ड एज ओपन व्हेन क्रिएटेड सैंक्शनड। अब जो ई में देख सकते हैं यहाँ कही गई है कि अगर कहीं पर सैंक्शन होता है, फ्रेश सैंक्शन होता है पोस्ट का, तो फर्स्ट पोस्ट फीमेल के लिए होगा,
और सेकंड पोस्ट जो सैंक्शन होगा तो वह दोनों के लिए होगा, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही होगा यहाँ पर। अब एफ जो यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें बड़ी बातें कही गई नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा कि अगर इसके बावजूद भी फीमेल टीचर का जो बैलेंस है वो नहीं होता है, ये एफर्ट के बाद भी, तो कमिश्नर जो है सो रेजिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बच्चों के पैरेंटल केयर के लिए और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, यानी कि गर्ल्स स्टूडेंट के सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव शिफ्टिंग कर सकता है फीमेल टीचर की, यानी कि दूसरे जनभी में शिफ्टिंग कर सकता है, यानी कि जहाँ ज्यादा फीमेल टीचर होंगे तो उनकी शिफ्टिंग ऐसे जनभी में कर सकता है जहाँ जो मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर है उससे कम कम संख्या फीमेल टीचर की है। तो यह बहुत बड़ी बात कही गई है और यह कुछ टीचर के लिए झटका भी हो सकता है, खास करके फीमेल टीचर के लिए। तो कहता है कि जो बैलेंस करने के लिए जहाँ पर ज्यादा फीमेल टीचर है जिस जनवी में, तो वहां से ऐसे जनवी में ट्रांसफर किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है जहाँ पर फीमेल टीचर की संख्या कम है। तो यह किया जा सकता है। तो देख लिया आपने कि यहाँ पर एक तरह से एक पोस्ट को रिजर्व भी कर लिया है फीमेल के लिए, जहाँ एक्सक्लूसिवली फीमेल टीचर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एक ओपन होगा सभी के लिए। अगर इसके बावजूद भी अगर संख्या पूरा नहीं होता है तो नवोदय विद्यालय समिति के कमिश्नर फीमेल स्टाफ को शिफ्ट भी कर सकती है, जैसा कि आपने देखा है। अब दो में देखिए दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि यहाँ पर जो promoting stability to academic, administrative and residential elements. Provision of basic and mandatory lock-in period of 2 years shall henceforth be applicable on all cadres. दोस्तों ये बहुत बड़ी बात कही गई है। अभी कई सारे ऐसे भी पोस्ट थे या एम्प्लॉय थे जिसको छूट मिली हुई थी, 2 इयर्स का लॉक इन पीरियड उसको लागू नहीं होता था, लेकिन अब इस ट्रांसफर गाइडलाइन में कहा गया है कि 2 इयर्स का लॉक इन पीरियड सभी कैडर पर लागू होगा। अब इससे थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि किस पर लागू होगा। जैसा कि आपने देखा था कि जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या फिर एलडीसी से जो नीचे के स्टाफ थे, इलेक्ट्रीशियन से लेके कुक, मेस हेल्पर, स्वीपर, वॉचमैन, तो उनके लिए कोई लॉकिंग पीरियड नहीं रखा गया था, लेकिन अब कहा गया है कि उनके लिए भी लॉकिंग पीरियड होगा। उनके लिए लॉकिंग पीरियड सिर्फ तभी लागू था कि जब उनका फ्रेश रिक्रूटमेंट या फिर प्रमोशन होता था, तो उस केस में 2 इयर्स का मैंडेटरी लॉकिंग पीरियड रखा गया था, लेकिन ट्रांसफर के लिए किसी भी तरह का लॉकिंग पीरियड नहीं रखा गया था। लेकिन अब उन कर्मचारियों पर भी यह लागू होगा। इसके अलावा केसेज ऑफ ट्रांसफर पोस्टिंग, इंसल पोस्टिंग और रिक्रूटमेंट और प्रमोशन, इंक्लूडिंग केसेज कवर्ड अंडर cumulative tenure count, all transfer under administrative compulsion and transfer of hard station employee and employees covered under DFR due for determined cases। तो पहले तो बता दिया कि जो जेएसए से नीचे के पोस्ट है, और दूसरा भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुमुलेटिव टेन्योर काउंट, जैसा कि 2021 के ट्रांसफर पॉलिसी में ऐसा प्रोविजन किया गया था कि अगर किसी कर्मचारी का ट्रांसफर या डिस्प्लेसमेंट एक स्कूल से दूसरे स्कूल में किया जाता था, तो दोनों को मिला के अगर टेन्योर पूरा होता था तो उनके लिए लॉकिंग पीरियड लागू नहीं होता था, उनको ट्रांसफर दिया जा सकता था। सिर्फ वहाँ एक्सेप्शन था, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के बाद अगर किसी को ट्रांसफर किया जाता था तो उन पर 2 इयर्स का लॉकिंग पीरियड लागू होता था। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट या शिफ्टिंग किया जाता था, रीडिप्लॉयमेंट किया जाता था सरप्लस स्टाफ के रूप में किसी दूसरे स्कूल में, तो उन पर 2 इयर्स का लॉकिंग पीरियड लागू नहीं होता था, लेकिन अब उन पर भी लागू होगा। और इसके अलावा देख सकते हैं डीएफआर, डीएफआर पर 2 इयर्स का लॉकिंग पीरियड लागू नहीं होता था, यानी कि अगर किसी ने 57 के एज में ट्रांसफर लिया था तो 58 पूरा होने पर फिर ट्रांसफर ले सकता था डीएफआर कैटेगरी के अंदर, लेकिन अब उन पर भी 2 इयर्स का लॉकिंग पीरियड लागू होगा डीएफआर कैटेगरी के केस पर भी। तो आपने देख लिया कि जो भी कवर नहीं था पहले, सभी पर 2 इयर्स का लॉकिंग पीरियड अब लगा दिया गया है। अब कहता है हेंस फॉर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ मैंडेटरी लॉकिंग पीरियड, या ध्यान देने की चीज है, will uniformly be expanded to cover all cases of transfer posting including all those cases not yet covered under this provision। यानी कि अभी तक इस प्रोविजन, जो ट्रांसफर पॉलिसी का प्रोविजन था 2021 का, उसके तहत जिस पर मैंडेटरी लॉकिंग पीरियड 2 इयर्स का लागू नहीं होता था, अब उन पर भी 2 इयर्स का मैंडेटरी लॉकिंग पीरियड 2 इयर्स का लागू होगा, चाहे जैसे से नीचे के स्टाफ हो, डीएफआर कैटेगरी का हो, या फिर कुमुलेटिव टेन्योर काउंट के तहत अगर किसी को बेनिफिट मिलता हो, तो सभी पर 2 इयर्स का लॉकिंग पीरियड लागू होगा। और कहता है कि द रोटेशनल ट्रांसफर ऑफ रीजनल लैंग्वेज टीचर्स इन्वॉल्विंग ट्रांसफर फ्रॉम आउटसाइड नेटिव स्टेट जेएनवी टू नेटिव स्टेट जेएनवी एंड वाइस वर्सा शैल
कंटिन्यू टू बी एक्सेप्शन टू दिस। जहाँ तक रीजनल लैंग्वेज टीचर की बात है, आउटसाइड जेएनवी से नेटिव स्टेट में पोस्टिंग की, तो उससे संबंधित जो नियम है वो वैसे ही बने रहेंगे, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर देख लिया कि दो बड़ी बातें कही गई है, दो बड़ा बदलाव करने की कोशिश की गई है। पहला है फीमेल स्टाफ का इक्वल पोस्टिंग, और दूसरा है सभी कैटेगरी, सभी कैडर पर 2 इयर्स का लॉकिंग पीरियड लगाना, यानी कि 2 इयर्स पूरा करने से पहले ट्रांसफर नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि अब यह प्रोविजन आप अच्छे से समझ गए होंगे। बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2021 में ही कहा गया है कि इससे पहले ही जारी किया जाएगा, यानी कि नोटिफाई, अगर कोई किसी तरह का चेंज करना है पॉलिसी में तो इसे गाइडलाइंस के थ्रू नोटिफाई किया जाएगा। और यह भी एक तरह का वैलिड डॉक्यूमेंट होगा, और कहता है कि ये जो अभी आप देख रहे हैं गाइडलाइन, कहता है ये सक्सेसिव ईयर्स में भी लागू होगा टिल फर्दर ऑर्डर्स, मीन्स आगे भी अ, यह लागू होता रहेगा, यानी कि यह अब एक ट्रांसफर पॉलिसी का पार्ट बन चुका है। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।